गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी IQ माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिन की शुरुआत करते हैं जॉन विडन के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट के साथ। इफ यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आई एम पॉजिटिव दैट ए डूअर मेक्स मिस्टेक्स। मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कीजिए। मिस्टेक्स जो हैं ये स्टेप्स हैं जो आपको परफेक्शन की तरफ आगे ले जाएंगे। जब हम साइकिल सीखना चलाना सीख रहे थे तो उस टाइम पर हम कितनी बार गिरे हैं, तो ये सारी मिस्टेक्स को तब से हमने ये बहुत बचपन से पता नहीं किसने, लेकिन एक एनवायरनमेंट बन चुका है कि आप मिस्टेक करें तो आपको डांटा जाता है, आप मिस्टेक करें तो फिर आपको चिल्लाया जाता है कई लोगों को तो मार भी पड़ती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम मिस्टेक्स करने से बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, घबरा जाते हैं मिस्टेक्स जब होती है तब। मिस्टेक्स जो हैं ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर आप कुछ नई चीज़ जब करेंगे तभी आपकी मिस्टेक्स होगी। राइट? कि आप रेगुलरली जो खाना खाते हैं तो उसमें कोई मिस्टेक होगी नहीं होगी, क्योंकि बचपन से ये आपकी एक हैबिट है। सेम थिंग गोज विद सो मेनी अदर थिंग्स। तो मिस्टेक्स को पॉजिटिवली लिया करें। मिस्टेक्स जो हैं वो आपके ग्रोथ का एक इंडिकेशन है। इसी के साथ सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल का लेक्चर शायद नहीं देखा है। 29 अक्टूबर का पूरा लेक्चर देखिए, उसमें मैंने इन्फॉर्म किया है कि क्यों हम एक डेट पीछे चल रहे हैं। राइट? तो एटलीस्ट बिना जाने डायरेक्टली कमेंट लिखना जो है ये एक गलत आदत है। इससे अपने आप को बचाइए, यही मेरी एक आपसे फ्री एडवाइस है। एक और चीज़, कल यानी कि आज का जो 31 अक्टूबर का जो लेक्चर है वो आपको संडे मॉर्निंग तक मिल जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड। राइट? और मंडे से हम बैक टू नॉर्मल भी हो जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। अब बात करते हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे गैप्स इन लर्निंग। एक रिपोर्ट बाहर आया है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020। रिपोर्ट का जो नाम होता है उससे ही उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। जब आप एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 ये रिपोर्ट का नाम और इसको जब आप इस आर्टिकल के टाइटल के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिपोर्ट जो है वो किस चीज़ के ऊपर होगा। गैप्स इन लर्निंग। पता चल ही गया होगा कि इस पूरे लेक्चर, ये नॉट पूरे लेक्चर, पूरे इस आर्टिकल का टोन जो है वो यही होगा कि कौन कौन सी ऐसी खामियां हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें देखने को मिलती हैं। इज़न्ट इट? दिस इज़ हाउ यू स्टडी। लेकिन इतना वक्त कौन निकालता है, इतनी बारीकी से चीज़ों को कौन पढ़ता है? हमें तो फटाफट फास्ट फूड की तरह सारे आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ने हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग स्ट्रेटजी। क्वालिटी वर्क, भले ही आप दिन में एक आर्टिकल पढ़ें, इट्स ओके। अगर आपकी कैपेसिटी एक आर्टिकल है तो दैट्स फाइन। डोंट वरी अबाउट कि जब आप 10 आर्टिकल पढ़ेंगे, राइट, वहाँ पर भी आप पहुँच पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक आर्टिकल जो भी आप पढ़ रहे हैं, मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर। इससे आपकी एक क्वालिटी, एक फाउंडेशन जो है वो क्वालिटी वाला बनेगा, क्वांटिटी वाला नहीं। और धीरे धीरे फिर आप क्वालिटी अचीव कर ली, उसके बाद क्वांटिटी के ऊपर भी काम कर ही सकते हैं और आप अचीव भी कर सकते हैं। इसमें कोई इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 जो है ये 26 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज का डेटा हमें प्रेजेंट करता है। और आई एम श्योर यू नो इट वेरी वेल। इसमें मुझे और गहराई में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं लगती है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से स्कूल्स के ऊपर इसकी क्या इम्पैक्ट हुई है। मैं कुछ आपको पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स बच्चों के एजुकेशन के ऊपर तो इम्पैक्ट आई ही है, लेकिन हमारे देश में स्कूल्स जो हैं वो सिर्फ क्या एजुकेशन के लिए हैं? नो। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल में मील्स मिलते हैं, राइट? ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है। तो ये मील्स की वजह से वो बच्चा जो है वो माल नरिश नहीं, कुपोषित नहीं होता है। उसके न्यूट्रिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। फिर सैनिटेशन की फैसिलिटी, वो बात अलग है कि बहुत सारी स्कूल्स में आज भी टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर फिज़िकल एक्टिविटी। तो जो ओवरऑल एक ग्रोथ होना चाहिए
ये ग्रोथ के लिए स्कूल्स जो हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और सिर्फ हमारे देश की स्कूल नहीं, दुनिया भर के बच्चों को ये सारी लगभग फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्कूल में मिलती हैं। कई जगहों पर गरीब देशों में खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, कोई अमीर देश हैं तो वहाँ पर दूसरी कोई एक्टिविटीज़ बच्चे जो हैं वो खेलते हैं कूदते हैं, थोड़ी और ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है। लेकिन ओवरऑल जो है कुछ आप पॉइंट्स निकाले तो पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना, दोस्त बनाना, दुश्मन बनाना, मेल्स आपको मिलते हैं, राइट, पिकनिक पर ले जाया जाता है। तो ये जो भी आपके एक्सपीरियंसेस और ग्रोथ का एनवायरनमेंट है वो हमें स्कूल में मिलता है। अब एक लंबे टाइम से एंड ऑफ मार्च से पकड़कर आज देख लीजिए आप कितने महीने हुए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इज़ नियरली ओवर, राइट। तो 7 महीनों से स्कूल्स जो हैं वो हमारे देश में बंद हैं, और पता नहीं आगे और 1-2 महीने तक या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है स्कूल्स बंद रहेगी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि स्टार्टिंग में बच्चे जो हैं वो खेलते कूदते थे, उनको बहुत मज़ा आया कि एक वेकेशन उनको मिल गया, लेकिन अब बच्चे जो हैं वो भी बोर हो चुके हैं, और पेरेंट्स के ऊपर भी, खास करके मदर्स के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ चुका है। दूसरे जो घर के काम हैं ऊपर से अब बच्चे घर पर हैं तो मदर के ऊपर भी, लेकिन इन सारे टॉपिक्स के ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्कशन और बातचीत नहीं होती है। लेकिन ये भी एक चीज़ है। अब रूरल इंडिया की बात करें तो गांव में बच्चे जो हैं वो ऐसा नहीं है कि गांव के बच्चों का पोटेंशियल नहीं है, लेकिन एक डिजिटल डिवाइड तो हमारे देश में है ही। सिटी की स्कूल्स जो हैं तो उनका सेटअप या डिजिटल चीज़ों का सेटअप करना जो है वो उनके लिए थोड़ा इजी है कंपेयर टू रूरल एरियाज़। और अब हमें चाहिए कि रिमोट लर्निंग जो है वो हम प्रोवाइड करवाएं हर जगह पर, पूरे देश में। ये एक रेवोल्यूशन के तौर पर रिमोट लर्निंग यानी कि ई लर्निंग जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। एनरोलमेंट, आज तक हमारा जो आरटीआई का फोकस था वो एनरोलमेंट के ऊपर था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल में अपना एनरोलमेंट करवाएं, लेकिन अब एनरोलमेंट से ऊपर बढ़कर हमें क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। डिजिटल डिवाइड का आंकड़ा इस सर्वे में है कि 43.6% ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स विदाउट एक्सेस टू ए स्मार्टफोन। 43% जितने गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं जिनको स्मार्टफोन का एक्सेस ही नहीं है, और 67.3% ऑफ दोज हु रिसीव्ड लर्निंग मटेरियल्स इन दिस इंस्टीट्यूशंस गॉट देम ओवर व्हाट्सएप के ऊपर उनको अपना स्टडी मटेरियल और ये सारी चीज़ें मिली। तो गैजेट्स और कनेक्टिविटी जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और मैं इसको एक स्टेप और आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं जब ये आर्टिकल पढ़ रहा था तब मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, छोटा सा बच्चा है लेकिन यूट्यूब निकाल लेगा, वो कार्टून्स जो हैं उसको सर्च कर लेगा। ऑफ कोर्स बच्चे को टाइपिंग नहीं आती है, लेकिन सिम्बल्स जो विजुअल्स हैं वो देखकर वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि कार्टून कहाँ पर हैं या नहीं है। अब एक और चीज़ है जिसके ऊपर हमें रिसर्च की आवश्यकता है। ये प्रश्न है मेरे दिमाग में, इसका सॉल्यूशन नहीं है। प्रश्न ये है कि अगर एक बहुत ही छोटी सी उम्र से बच्चे यूट्यूब को कार्टून और इन सारी चीज़ों का सोर्स मानने लगें, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एंटरटेनमेंट का सोर्स है यूट्यूब उनके लिए या फिर स्मार्टफोन, और आज तक बच्चों ने यही किया है कि स्मार्टफोन उनके हाथों में जब दिया जाता था तो बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने के लिए या फिर यूट्यूब देखने के लिए स्मार्टफोन्स दिए जाते हैं, जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादातर बच्चों की बात है यहाँ पर। तो अब उनको आप हाथ में फ़ोन देंगे तो कितने चांसेस हैं कि उनको वो यूट्यूब के वीडियोस याद आएंगे, वो जो एंटरटेनमेंट के या फिर कार्टून के वीडियोस हैं, या फिर वो जो गेम मोबाइल फ़ोन में है वो याद आएगी, और उनका कंसंट्रेशन कैसे इम्पैक्ट होगा। ये एक ऐसा रिसर्च टॉपिक है जिसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि कोई एक जगह है, फॉर एग्जांपल वहाँ पर जब हम जाते हैं, कोई भी रिलीजियस प्लेस है वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो एक अलग शांति फील होती है बिकॉज ऑफ दैट एनवायरनमेंट। इन द सेम वे स्मार्टफोन जब आपके हाथ में होता है तो दैट क्रिएट्स ए सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो आई एम नॉट श्योर कि जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं तो वो कितना फोकस्ड तरीके से
वो कर पाते होंगे। सिर्फ कोर्सेज अगर चल रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, इज़न्ट इट? हमें इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि क्या स्मार्टफोन के ऊपर लेक्चर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं या नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स, राइट? छोटे बच्चों की बात है, एडल्ट्स की बात नहीं है। ओनली हाफ द चिल्ड्रन got help with studies at home, a third got materials from teachers, and nearly 60% used textbooks. तो यहाँ पर सजेशन ये है कि हर एक बच्चे को टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो ये अचीव हो पाएगा। हाँ, पेपर के ऊपर डेफिनेटली होगा, लेकिन रियलिटी में बहुत सारे गैप्स हमें देखने को मिलेंगे। एजुकेशनल वीडियोस भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन इनका बेस्ट इस्तेमाल कैसे करें, इसके ऊपर भी हमें बच्चों और पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा। उसके सिर्फ आप वीडियोस देते रहें तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे वहाँ पर, किताबें हैं घर में तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने सारी किताबें पढ़ ली हैं, राइट? मटेरियल का एक्सेस होना और उसका सही इस्तेमाल करना डिफरेंट चीज़ है। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी IQ के पास एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं। दूसरे भी कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर बात करते हैं इंडिया US डिफेंस पार्टनरशिप इज़ डीपनिंग के बारे में। राकेश सूद साहब ने ये आर्टिकल लिखा है। वैसे तो इस आर्टिकल के बारे में 2+2 के बारे में हमने बातचीत की थी, कल मैंने आपको प्रश्न भी पूछा था और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर भी दिया है, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ये स्टेप उठाए और थोड़ी बहुत रिसर्च की इसके ऊपर। अब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में या फिर इंडिया USA के बीच में डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, और ख़ास करके ये 2+2 डायलॉग जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं ज़्यादातर, लेकिन दो इम्पोर्टेंट USA के मिनिस्टर्स का भारत आना, फिज़िकली यहाँ पर आना और ये सारी डिस्कशन करना, 2+2 की डिस्कशन, और चाइना के बारे में काफ़ी बातचीत की उन्होंने। फिर ये बेका एग्रीमेंट हमने साइन किया, बेका पैक्ट साइन किया, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल देती हैं भारत और USA के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में किकलाइटर प्रपोजल। लेफ्टिनेंट जनरल क्लाउड किकलाइटर जो आर्मी के कमांडर थे, पैसिफिक कमांड वो संभालते थे, और उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों के बीच में एक एक्सचेंजेस, एक कोलैबोरेशन, एक ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं हम, कि इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और USA की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस करें, ट्रेनिंग करें, ड्रिल्स करें, तो हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा कोऑपरेट कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की वीकनेस हाईलाइट होगी, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे से शेयर कर सकेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन आपको पता है कि भारत ने जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तब से USA थोड़ा कंसर्न्ड था, और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई। राइट, 1995 में डिफेंस सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग्स भी होने लगी। कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, लेकिन 1998 में इंडिया ने किया न्यूक्लियर टेस्ट, और इससे USA बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। इतना नाराज़ हो गया कि हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, इकोनॉमिक सैंक्शंस भारत के ऊपर लगाए गए थे बाय USA आफ्टर दिस 1998, और हमारा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दुश्मन बन गया USA। फिर भारत के उस टाइम पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे जसवंत सिंह साहब, उनके और USA के जो डिप्यूटी सेक्रेटरी यानी कि उनके जूनियर फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रॉब टेलबोट के बीच में 2 सालों में 18 मीटिंग्स हुई, और इस मीटिंग्स ने, ये जो 18 मीटिंग्स हुई, इसने USA का परसेप्शन जो था भारत को एक दुश्मन देश मानने लगा था, लेकिन इन मीटिंग्स ने USA का परसेप्शन जो है वो चेंज किया, और फिर धीरे धीरे जाकर 2005 के समय पर हमने फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस रिलेशन इसको साइन किया, और फिर इसको 2013 में इसको एक्सटेंड किया गया, 2015 में इसको और 10 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया एंड थिंग्स लाइक दैट। तो फिर ये मीटिंग्स जो हुई 18 मीटिंग्स, उसके बाद एक ग्राउंड तक हम पहुँचे, एक दूसरे को समझने लगे, और फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी।
2008 में इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हुआ। एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो थी वो ये भी थी कि इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छा हो रहा था इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो हमारा ऑन एन एवरेज 7% से ज़्यादा रहता था। तो यूएसए की बहुत सारी कंपनीज, वेस्टर्न वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इंडिया में बिजनेस करना चाहती थी, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है। 3Ds इंडिया प्रोवाइड करता है। एक तो डेमोक्रेटिक देश है हमारा, डेमोग्राफी का मतलब है यंग मीन्स पॉपुलेशन का डिवीजन। बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, यंगस्टर्स कितने हैं, यंगस्टर्स में भी टीनेजर्स कितने हैं, फिर 20 से लेकर 35 की एज में कितने हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो डेमोग्राफी है और डिमांड है। ऑफ कोर्स एक तो डेमोक्रेसी यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्रांसपेरेंट होते हैं। सेकंड थिंग डेमोग्राफी, यंग पॉपुलेशन है, तो यंग पॉपुलेशन है तो इसकी वजह से, और ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये दोनों चीज़ों की वजह से डिमांड भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ज़्यादा रहती है। तो भारत एक बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है इन सारे देशों के लिए, और ये चीज़ हमें रिफ्लेक्ट होती है। 2000 में आप देखिए दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड था वो सिर्फ $20 बिलियन था। 2018 में ये 140 बिलियन तक पहुंच गया। फिर भारत के कुछ 40 लाख जितने लोग जो हैं वो यूएसए में रहते हैं, और वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं एजुकेशन वाइज, इनकम वाइज। दे आर डूइंग क्वाइट वेल, और काफ़ी रिस्पेक्टेड कम्युनिटी मानी जाती हैं इंडियन डायस्पोरा, यानी कि हमारे जो एनआरआईज हैं जो यूएसए में रहते हैं उनको। तो उन्होंने भी वेट अपना थ्रो किया, उन्होंने भी लॉबिंग किया, उन्होंने भी भारत देश के बारे में दे प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कई लोग ये कहते हैं कि ये एनआरआईज जो हैं वो हमारा देश छोड़कर चले जाते हैं, जब देश का डेवलपमेंट होता है तब वो लोग दूसरे देशों में अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए चले जाते हैं। वो देशद्रोही नहीं है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन के ऊपर है, आप कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ पर जाकर इंडियन कल्चर को स्प्रेड किया। उन्होंने वहाँ पर जाकर जो पैसे कमाए उसमें से थोड़े पैसे भारत वापस भेजे, और इसी वजह से एफडीआई से ज़्यादा हमें रेमिटेंस ज़्यादा मिलता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमें मिलता है उससे कई ज़्यादा रेमिटेंस, यानी कि ये जो इंडियंस हैं वो पैसे जो हमें हर साल भेजते हैं घर पे अपने, तो ये 70-80 बिलियन तक हर साल पहुंच जाता है। कैन यू बिलीव इट? तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में रहता है उनका। और जब यूएसए हमसे नाराज़ था उस टाइम पर, वहाँ पर रहने वाले इंडियंस ने लॉबिंग किया और सारी मीन्स यूएसए की गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रकार से उनको परस्यूएट किया, एक प्रेशर डाला कि आप इंडिया को एक दुश्मन देश मत समझिए, आप हमारी बात को। तो साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें, हर कोशिशें जो हैं वो हो रही थी, और इसमें इंडियन डायस्पोरा ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फ्रॉम लेस देन 400 million of defense acquisitions till 2007, US has since signed defense contracts $18 billion। 100 से भी ज़्यादा देशों के साथ बेका और दूसरे जो एग्रीमेंट्स हैं जो भारत ने साइन किए, ये सारे एग्रीमेंट्स यूएसए के हैं। और अब आप देखिए कि फ्रांस के साथ भी इस प्रकार के एग्रीमेंट्स हमने साइन किए हैं। और जैसे मैंने कल आपको बताया था कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, राइट, तो ये यूएसए के लिए भी नई बात है, क्योंकि यूएसए आज तक जितने देशों के साथ काम करता है तो यूएसए एक डोमिनेंट पोजीशन पर होता है, लेकिन भारत जो है वो यूएसए का साइडकिक नहीं है, एक इक्वल पार्टनर है। तो यूएसए के लिए भी एक नई चीज़ सीखने को होगी कि कैसे आप अपने इक्वल पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, राइट। और यूएसए ने 2016 में भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर की कैटेगरी में रखा है। और भारत ने अपने अपने लेवल पर, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम है, वेसेनार अरेंजमेंट हैं, तो इन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भारत इसका मेंबर भी बन चुका है। और भारत का जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एंड मिसाइल्स एंड थिंग्स, राइट। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट हमें चाइना बनने नहीं दे रहा है, लेकिन हम क्लियरली एलिजिबल हैं इसमें। और जो लास्ट टोक्यो में मीटिंग हुई थी क्वाड की, तो उस टाइम पर भारत को इनवाइट किया गया था पहली बार 1941 में, जब इस 5 आइज़ की स्थापना हुई। इंटेलिजेंस शेयरिंग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए एक दूसरे के साथ अपनी इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं, तो इसमें भारत को भी पहली बार इनवाइट किया गया। तो दिस इंडिकेट्स कि भारत जो है वो
एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बनता जा रहा है। और जैसे हम ये कोविड के बाहर निकलेंगे, 8% के आसपास इकोनॉमी जब ग्रोथ, जीडीपी का ग्रोथ देखने मिलेगा, तब और ज़्यादा देश जो हैं वो भारत से और ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। लेस पोल्यूशन, मोर सोइल फर्टाइल। दिस वन इज़ अबाउट, ऑफ कोर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटो जो है, दिस इज स्टबल बर्निंग। पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में स्टबल बर्निंग हमें देखने को मिलता है। 1980s तक स्टबल बर्निंग नहीं था, लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि ज़्यादा पानी का उपयोग, ज़्यादा केमिकल का उपयोग, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, ये सारी चीज़ें हुई, ये तो हमें मानना पड़ेगा। तो स्टबल बर्निंग जो है, ये इसका जन्म हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, जब मैकेनाइज्ड हार्वेस्टर्स आ गए और एक ही ज़मीन में, पहले जो पंजाब, हरियाणा, ये सारे जो स्टेट्स हैं, ये गेहूं के लिए ही फेमस थे, वहाँ पर चावल नहीं उगाए जाते थे। लेकिन अब ये सारी फैसिलिटीज़ के बाद क्या होता है कि आपने गेहूं का प्रोडक्शन कर लिया, तो फिर फटाफट आप कुछ ही दिनों में चावल की खेती करने लगेंगे। उसके बाद थोड़ा और गैप मिल गया, फिर गेहूं, चावल, तो ये दो क्रॉप्स जो लेने लगे, तो इसकी वजह से ज़मीन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगा। और ये जो कंबाइंड हार्वेस्टिंग मशीन्स हैं, तो ये 1 फुट जितने जो स्टॉक्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, राइट, ये स्टॉक्स जो हैं पैडी के, तो लगभग 1 फीट के स्टॉक्स रह जाते हैं। अब किसानों के पास 20-25 दिनों का वक्त होता है कि अब वो दूसरी जो फसल है उसकी बुआई करें, तो वक्त ज़्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहता है, चीपेस्ट ऑप्शन यही है कि बस आग लगा दो। और इस आग की वजह से कितने सारे लोग बीमार होते हैं, लाखों करोड़ों लोग बीमार होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे गैसेस भी एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं। और TERI यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन का रिपोर्ट है कि न्यू दिल्ली और दूसरे जो नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स है, वहाँ पर WHO ने जो रेकमेंड किया है, प्रिस्क्राइब्ड रिकमेंडेशन है, उससे 20 टाइम्स ज़्यादा पोल्यूटेड हवाएं देखने को मिलती हैं। स्टबल बर्निंग वैसे तो एक ऑफेंस भी है, लेकिन आज भी ये चल रहा है। इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर ने ये बताया है कि ये जो मशीन्स हैं, राइट, ये मशीन्स SMS मशीन्स जो हैं, कैन इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय 10 to 15%। लेबर कॉस्ट कम होता है, सोइल जो है वो ज़्यादा फर्टाइल रहती है। लेकिन अब भारत में एक नई चीज़ आई है, पूसा डिकम्पोजर, राइट। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ने एक नई दवाई निकाली है, 4 टैबलेट सॉल्यूशन है ये। इसमें फंगी स्ट्रेन्स जो हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके इसको बनाया जाता है, और इसका जब स्प्रे किया जाता है तो जो बचे हुए जो 1 फीट के जो स्ट्रोज हैं वो फटाफट आप कह सकते हैं कि डीकम्पोज हो जाते हैं और मिट्टी के साथ मिल जाता है। तो इसकी वजह से आपकी सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है और एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो अपने आप में एक नया रेवोल्यूशन होगा ये, इट विल बी विन विन फॉर एवरीवन। तो इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिए कि पूसा के ऊपर आपको कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूसा डिकम्पोजर, सेट ऑफ 4 टैबलेट्स, राइट, और इसको कैसे बनाया जाता है, फंगी स्ट्रेन्स जो है उनको एक्सट्रैक्ट करके इसको बनाया जाता है। और ये पेडी का जो स्ट्रो है उसको डीकम्पोज होने में मदद करता है। ये फास्टर रेट, जो नॉर्मल डिकम्पोजिशन का रेट है उससे कई ज़्यादा फास्टर चीज़ों को बना देता है। तो ये हैं कुछ इसके बेनिफिट्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ईजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि हमने पूरी ये जो कोविड-19 की जर्नी है, आज तक की जो हमारी जर्नी है, लगभग आप पकड़ लीजिए, वी आर टॉकिंग अबाउट 10 मंथ्स, राइट, जनवरी से लेकर अक्टूबर। हमारे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन आया था, लेकिन उससे पहले केसेस आने लगे थे। तो सारे अप्स एंड डाउन्स हमने जनरली दुनिया से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। स्टार्टिंग के टाइम पर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल में डॉक्टर्स काफ़ी नाराज़ हो गए थे, क्योंकि सरकार और वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स के बीच में इश्यू चल रहे थे कोविड-19 को लेकर। दूसरी सारी जगहों पर भी हमें ये देखने को मिला। मैंने अहमदाबाद का आपको एक एग्जांपल दिया था कि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे IAS ऑफिसर विजय नेहरा साहब जो हैं, तो कैसे वो राइट डेटा प्रोवाइड करते थे, कैसे वो सही जो भी केसेस आते थे वो केसेस वो दुनिया के सामने रखते थे, लेकिन फिर उनको लीव पर भेजा गया और उनकी जगह पर किसी और म्यूनिसिपल कमिश्नर को लाया गया।
तो डेटा से जुड़ी हुई बहुत सारी गड़बड़ हमें देखने को मिली थी। अब धीरे धीरे सिचुएशन ये हो चुकी है कि डेथ काउंट जो है वो कम होने लगे हैं, लेकिन जो अर्ली मंथ के डेथ काउंट को आप गिने तो जो सरकार है वो कुछ और कहती थी, ICMR जो है वो कुछ और कहता था। तो ये सारा इश्यू चल रहा था। लेकिन जब आपके पास सही डेटा नहीं होगा तब आप कुछ मीन्स एज ए गवर्नमेंट सिटीज़न, अगर आपके पास राइट डेटा नहीं है, अगर मैं आपको कहूँ कि कोविड-19 के केसेस ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं, तो इसकी कितनी नेगेटिव इम्पैक्ट। लोग मास्क पहनना बंद कर देंगे, लोग शादियाँ में जाएंगे, मीन्स हर जगह पर जाएंगे, और फिर कोविड-19 होगा। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा को एक्सैजरेट करके बताया तो भी वो गलत है। जो राइट डेटा है वही बताना चाहिए। और अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंट्री के एक टॉप डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के, और उनका कहना ये है कि आज भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपना स्कोर कार्ड अच्छा दिखाने के लिए राइट डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट इन्वेस्टिगेट द यूज़ ऑफ सच डिवियस टैक्टिक्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने बताया है, तो इसके ऊपर एक थरो इंक्वायरी होनी चाहिए। आज हमारी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो गई। हम लगभग 15 लाख लोगों को एक दिन में टेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये कहा था कि हमें सिचुएशन को लाइटली नहीं लेना है, हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। त्यौहार आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को लाइटली लें। और हमने देखा कैसे केरला अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ऑल ऑफ द सडन केरला में केसेस बढ़ने लगे आफ्टर दिस फेस्टिवल। और महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका में भी यही सिचुएशन हमें देखने को मिली है। यूरोप में भी एक फिर से केसेस जो हैं वो थोड़े बहुत अप जा रहे हैं। यूके में जब पब्स और ये सारी चीज़ें खोली गई तो नेचुरली वहाँ पर ज़्यादा केसेस आने ही थे, क्योंकि एक तो पैक्ड एनवायरनमेंट में लोग अगर जाएंगे तो क्या होगा, तो यही हुआ वहाँ पर। तो द रियल थिंग इज़, आज तक जो 10 महीने में हमने चीज़ें सीखी है वो ये हैं कि राइट डेटा प्रोवाइड करें और राइट सिचुएशन क्रिएट करें ताकि लोग सही डिसीजन ले सकें। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।